उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं, बधाई हो। कल नायब सिंह सैनी भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनको भी बधाई हो। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको मैं बताता हूं कि देश में ऐसी कौन सी खबर है जिसको आपको जान लेना जरूरी है। मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी खबर है जो आपके काम की है और जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, आपको न्याय की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ में सरकार ने आपको कौन सी ऐसी सौगात दी है जिससे आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, और ऐसे कौन से जिले हैं जहां छत्तीसगढ़ का आम आदमी परेशान है, तकलीफ में है, समस्या में है। जनहित के मुद्दों को उठाता हूं और हर दिन आपके पास, आपके बीच, आपके सामने सीधे मुद्दे की बात लेकर आता हूं। और सबसे पहले यह बताता हूं कि कौन कौन सी खबरें आज मैं आपको दिखाने वाला हूं देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। इसलिए सबसे पहले बात आज जम्मू कश्मीर में बनी नई सरकार की करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की कमान संभाल ली है। कमान संभालते ही क्या फैसला किया है जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते? जान जाएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री की। कल नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे डबल इंजन सरकार ने दिवाली पर डबल धमाका दिया है। डबल धमाका दिया किसे? आपको। सरकारी कर्मचारियों से लेकर किसान तक आज बहुत खुश हैं। दिवाली का गिफ्ट मिला है, विस्तार से बात होगी। चौथी खबर में बात करेंगे ग्वालियर के डबल मर्डर की। मां बेटी को मारने वाले हत्यारा पकड़ा गया है। मां बेटी को उनके नौकर ने ही मारा है। विस्तार से बताएंगे आखिर ये नौकर इतने खतरनाक कैसे हो जाते हैं। पांचवी खबर में बात करेंगे छतरपुर में मंदिर पर दबंगों ने कब्जा किया तो पुजारी गोद में बजरंग बली को लेकर एसपी साहब के जन सुनवाई में पहुंच गए। यकीन मानिए, इस खबर को इसी तरह से देखा जाए कि बजरंग बली एसपी साहब के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं, जबकि बजरंग बली को किसी के गुहार की क्या आवश्यकता। अच्छी तस्वीर है। छठवीं खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, सूरजपुर हत्याकांड की करेंगे। इस हत्याकांड में क्या क्या हुआ है। इस मामले में सूरजपुर के एनएसयूआई जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। और कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, किस किस तरह से कनेक्शन है, अंदर से क्या खबर निकल कर आई है जो हैरान करने वाली है, पूरा अपडेट बताएंगे। जुड़े रहिएगा। सातवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में 40 करोड़ से ज्यादा की ठगी है। 40 करोड़ से ज्यादा ठग लिए गए। कैसे ठगे जा रहे हैं लोग, कैसे आप शिकार बन रहे हैं, कैसे आपका पैसा एक फोन कर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए लेकर लोग रफू चक्कर हो जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है। इस फोन पर बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। इस फोन के चक्कर में ही लुट गए 40 करोड़ से ज्यादा। आठवीं खबर में बात करेंगे रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव की। कौन चुनाव लड़ने वाला है, किसको टिकट मिलने वाली है बीजेपी से और किसको टिकट मिलने वाली है कांग्रेस से। आज रायपुर की बात होगी, आज रायपुर दक्षिण से बात होगी। आखिर में जाते जाते आपको एक वीडियो दिखाएंगे, गाड़ी बनाने वाले जैक से पक्का घर उठा दिया। कहां की खबर है, जानना चाहते हैं? विस्तार से बताएंगे। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर क्या है ये बता देते हैं। J&K को मुख्यमंत्री मिल गया है और मुख्यमंत्री बने हैं जनाब उमर अब्दुल्ला। आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। जानते हैं क्यों? आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बदलते कश्मीर की पहली सरकार बनी और इसीलिए कह रहा हूं बधाई हो उमर अब्दुल्ला साहब आपको। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में सरकार का गठन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। आज एक डिप्टी सीएम और 4 मंत्रियों के साथ उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के शेर कश्मीर सेंटर में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, जिसके बाद आज नई सरकार का गठन हो गया। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। आज उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष के नेता भी पहुंचे। अखिलेश यादव, राहुल, प्रियंका समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी पहुंचे थे। सीपीआई के डी राजा, सुप्रिया सुले, कनीमोझी समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। और हां, महबूबा मुफ्ती
इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव तो नहीं लड़ी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के खुशी के मौके पर शामिल होने जरूर पहुंची थी। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी तो आप सुनना चाहते हैं, ये भी तो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हुए हैं और जो नेता गठबंधन के पहुंचे थे वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सुन लीजिए, समझने में आसानी होगी सरकार बनने के बाद क्या कह रहे हैं। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, उन्हें एक स्टेबल सरकार चुनी है और बहुत मुश्किल दौर है जम्मू कश्मीर के लिए। खासकर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़े जख्म लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार बनी है वो सबसे पहले इन जख्मों का मरहम करेगी। हमारे को बड़ी खुशी हो गई, हमारे अलायंस पार्टनर के नेता ने आज चीफ मिनिस्टर बना। बहुत दिन के बाद डेमोक्रेसी यहाँ एस्टैब्लिश हुई है। कश्मीर के लोगों को बधाई। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये एक कदम आगे बढ़े हैं, उनको पूरा प्रदेश का दर्जा मिले, ये अगला कदम है। Ceremony went off well. The leaders of India political parties were present, and on behalf of my party, the Communist Party of India, I was present. अब लोगों ने मैंडेट दिया स्टेट रेस्टोर करने के लिए, हमारा पहला एजेंडा भी वही था, पूरी कोalition का। सरकार बनते ही नेताओं ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना पहली प्राथमिकता है। शपथ ग्रहण में इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखी, लेकिन चुनाव में एक साथ फतह करने वाली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में एक साथ नहीं है। कांग्रेस अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा नहीं है भाई साहब, लेकिन हरियाणा में मिली हार के बाद विपक्ष ने एक बार फिर शपथ ग्रहण में हिस्सा लेकर एकजुटता तो दिखाई है। कांग्रेस क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? कांग्रेस जम्मू कश्मीर सरकार में क्यों शामिल नहीं हुई? उसके पीछे कुछ प्रमुख वजह है। वो क्या वजह हैं आपको बता देता हूं। पहली वजह है कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मंत्री पद का ऑफर दिया था जो कांग्रेस को मंजूर नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने दूरी बना ली। दूसरी वजह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेताओं में मतभेद की खबर आती रही है। तीसरी वजह है कि 370 के मुद्दे पर भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में मतभेद है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग का कांग्रेस भी पुरजोर समर्थन करती है, लेकिन आर्टिकल 370 की वापसी के मुद्दे पर बचना चाहती है। अगर कांग्रेस सरकार में शामिल होती है और आर्टिकल 370 पर विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो आगामी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में उस पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि बीजेपी ने इसे क्या कह दिया है, अब कोई वापस नहीं ला सकता। बीजेपी से चुनावी मुद्दा बना सकती है और इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। बस इन्हीं वजहों से कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर सरकार को बाहर से ही कह दिया है, भाई साहब समर्थन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। समझ गए आप पूरी कहानी। सरकार बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने सीएम पद की कुर्सी संभाल ली है। 6 साल से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था, अब 6 साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उमर अब्दुल्ला बैठ गए हैं। चार्ज लेते ही उमर अब्दुल्ला ने अपनी कैबिनेट के साथ पहली बैठक भी कर ली है और कई अहम फैसले भी कर दिए।
सीएम बनने के बाद उमर अब्दुल्ला ने डीजीपी के साथ भी बैठक की और कह दिया, जब मैं सड़क मार्ग से कहीं भी जाऊं तो ट्रैफिक ना रुके और लोगों की सुविधा का ख्याल रखा जाए। ये बात खुद उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताई है। बधाई हो उमर अब्दुल्ला जी, आज आप जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं तो विस्तार से दिखा दिया। कल हरियाणा में भी नई सरकार बनती है तो बात उसकी भी विस्तार से ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे। गजब किस्मत है वैसे राजनीति में भी। चुनाव के पहले भी नायब साहब मुख्यमंत्री थे, चुनाव लड़े, खूब प्रचार प्रसार हुआ और आज फिर मुख्यमंत्री ही रहेंगे। साफ हो गया है। एक ही दिन नतीजे आए, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और हरियाणा में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ले ली है और कल हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आज विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी को दूसरी बार हरियाणा का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। यानी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहेंगे। कल यानी 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण होगा। आज इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हुआ। कल बीजेपी के तमाम बड़े नेता हरियाणा पहुंचेंगे क्योंकि वहां भी मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सैनी के सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुने जाने की घोषणा की। अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। ये तस्वीर सिर्फ नायब सिंह सैनी के बढ़ते कद की नहीं है। इस तस्वीर को देखकर मध्य प्रदेश के लोगों को भी गर्व हो रहा होगा, ये तय है। एक साल पहले तक जिस हरियाणा से मुख्यमंत्री आकर मध्य प्रदेश की कमान डॉक्टर मोहन यादव के हाथों में सौंपी थी, याद है आपको, मनोहर लाल खट्टर आए थे। एक साल के अंदर उसी हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह के साथ जाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई सरकार के लिए मुख्यमंत्री चुना है। मीटिंग में विधायक कृष्ण बेदी ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। बाद में अनिल विज और आरती राव ने समर्थन किया। आखिरकार सभी विधायकों की सहमति से दूसरी बार नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने के बाद बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, ये भी तो सुनना जरूरी है। सुना दीजिए भाई नेताओं को। चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है। बहुत लंबे अंतराल के बाद 1960 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की एनडीए की सरकार बनी और हरियाणा में इतिहास रचा गया है कि तीसरी बार लगातार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल शपथ लेगी। आरओ ने एक मत से विधायक दल का नेता चुना है और वो मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे। अब हमने इस जीत के आनंद के साथ इस चुनौती को भी स्वीकार किया है कि हम अपने संकल्प पत्र को धरातल पर लागू करके हरियाणा में एक अच्छा सुशासन दें जो देश में एक रोल मॉडल बने। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी राजभवन पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 48 सीटें जीती थी। 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है, जिसका समर्थन पत्र भी राज्यपाल को आज सौंपा गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी राजभवन पहुंचे और नायब सिंह सैनी के साथ राज्यपाल को
पत्र सौंपा। ये हरियाणा की कहानी आपको बता रहा हूं क्योंकि कल वहां शपथ होना है। कल सुबह 12:30 बजे पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में नायब सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 37 नेता मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर एनडीए कल बड़ा शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। कल एक तस्वीर दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज इतना ही हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है। डबल इंजन का डबल धमाका। ये देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ मुस्कुराती हुई तस्वीर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की है। डबल इंजन का डबल धमाका क्या है? आपको तोहफा मिला है, आपके जेब में पैसे आए हैं, आपकी दिवाली अच्छी मनने वाली है, किसानों के लिए खुशखबरी है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। दिवाली से पहले आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, खूब पैसा आने वाला है। सरकार ने दिल खोल कर आपको तोहफा दिया है। क्या क्या दिया है, सब कुछ जानना चाहते हैं? चलिए विस्तार से सब कुछ बता देता हूं। दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य के कर्मचारियों और किसानों के लिए मोदी सरकार और साय सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। और इधर छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय की सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। महंगाई भत्ता में 4% का इजाफा कर दिया है, बढ़ा दिया है। और जानना चाहते हैं विस्तार से? चलिए सब कुछ दिखा देता हूं। इस तरह अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़कर 50% से 53% हो गया है, जिससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। और छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 46% से 50% हो गया। साय सरकार के इस फैसले से 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। मुझे भी होगा। मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूं, हमारी पत्नी को पैसा मिलेगा। मतलब करोड़ों लोगों को सरकार ने दिवाली का गिफ्ट दिया है। समझ गए आप? सरकार की तरफ से दिए गए इस तोहफे पर सरकार और कर्मचारियों का क्या कहना है, वो भी आपको सुना देता हूं। सुनाइए। कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है। जो राज्य के कर्मचारी हैं, तो हम लोग केंद्र के समान करते हुए उनको 4% उनका डीए बढ़ा रहे हैं। दिवाली के पूर्व 4% महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से देने की घोषणा की है। फेडरेशन इस निर्णय का स्वागत करता है। हमारा जो अभी डीए जो 4% जारी किया गया है, निश्चित है उसके लिए आभार हम सरकार का व्यक्त करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारी अधिकारियों के लिए बड़ी हर्ष की बात है कि आज 4% डीए की घोषणा की गई छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। हमारे समस्त कर्मचारियों के लिए जो 4% डीए बढ़ाए हैं, छत्तीसगढ़ तृतीय शासकीय कर्मचारी संघ की ओर से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। बात सरकारी कर्मचारी की हो गई, अब बात किसानों की भी कर लेते हैं। किसानों के लिए भी मोदी सरकार और साय सरकार ने कई फैसले किए हैं। विस्तार से ये भी जानना चाहते हैं? चलिए बता देता हूं, दिखा दीजिए भाई। सबसे पहले बात मोदी सरकार की कर लेते हैं। मोदी सरकार ने रबी की 6 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। कितने? 6। सबसे ज्यादा फायदा सरसों और तिलहन के किसानों को होने वाला है। सरसों तिलहन एमएसपी 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। मसूर की एमएसपी 275 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। चना की एमएसपी 210 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है और गेहूं की एमएसपी 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। कुसुम की एमएसपी 140 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। जौ की एमएसपी 130 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। भाई 100 रुपया से कम किसी में नहीं बढ़ा, ठीक पैसा बढ़ा है, अच्छा पैसा दिया, इसीलिए कह रहा हूं खुशखबरी है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आज कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए। इसमें धान खरीदी की तारीख भी तय कर दी। साय सरकार ने धान का कटोरा है और धान के किसानों के लिए खुशखबरी है। साय सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले लिए, जिसमें पहला फैसला यही था कि छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक समर्थन मूल्य पर होगी। दूसरा फैसला यह है कि पुलिस भर्ती में 2024 के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
आयु सीमा में 5 साल की छूट का ऐलान किया गया है। अधिकतम आयु सीमा 45 साल कर दी गई है, यानी कि मैं भी सब इंस्पेक्टर बन सकता हूं। तीसरा फैसला यह है कि सहकारी समिति में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को भुगतान किया जाएगा। 1 साल से बकाया मानदेय एक साथ दिया जाएगा, जिस पर 60 करोड़ का खर्च होगा। चौथा फैसला किया गया है कि राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 मामलों को वापस लिया जाएगा। ये जनहित में फैसला किया गया है। पांचवा फैसला क्या है? पांचवें फैसले में स्कूल और पंचायत विभाग में अनुकंपा नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। आप समझ गए, अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लोग दर दर भटकते रहते हैं। मतलब दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक आज फैसलों का दिन रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान किसानों को तारीख बता दी है और केंद्र सरकार ने देश भर के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर दिवाली से पहले गिफ्ट दे दिया है। अब सरकार ने तोहफा दिया है तो किसान कितने खुश हैं, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज ने किसानों से भी बात की है। भाई साहब सुना दीजिए किसान क्या कह रहे हैं सरकार के फैसले पर। किसानों के हित में एक नहीं अनेकों फैसले लगातार किए जा रहे हैं। फसलों के एमएसपी को बढ़ा दिया गया है। आज राहत मिल रही है, इससे बढ़िया है। कम रेट में पहले जाती है, अब सही रेट में जाएगी तो 2 पैसे सही बनेंगे, बढ़िया रहेगा। ये जो हमें सरकार ने दिया है बहुत राहत है, इसमें हमें बहुत अच्छा लगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बढ़िया कर रही है पर किसान बीच में लुट रही है। फसल का रेट बढ़ाया है, वो कुछ भी बहुत कुछ काम कर रही है सरकार, अच्छे काम कर रही है। बहुत खुशी है सरकार है दीपावली त्यौहार के पहले एमएसपी बढ़ा दी। त्यौहार के नाम से जो भी चना दाल में जो एमएसपी मिले हैं ओकर से किसान मन ला जो फायदा मिली से ओमन के त्यौहार अच्छी तरह से निकल। अच्छा लग रहा है सर, 2100 इसी तो 2200 हो गए तो बहुत अच्छी बात है। सरकार जो हमारे ऊपर ध्यान देता रहे, क्योंकि हम लोग खेती करते हैं और खेती में क्या है बहुत लागत लग जाता है, तो अगर बढ़ा के देते हैं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। एक आइटम पे जो कॉस्ट है, कॉस्ट से कितना ज़्यादा एमएसपी है वो इस कॉलम में क्लियरली दिखाया गया है। मोदी सरकार और साइस सरकार ने आज जो फैसले लिए हैं उस पर ज़्यादा अपडेट के लिए मुझे रायपुर जाना पड़ेगा, भोपाल श्याम सिंह तोमर के पास जाना पड़ेगा और दिल्ली अमृत तिवारी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अभी केवल मैं बात दिल्ली की करूंगा, छत्तीसगढ़ की करूंगा। श्याम सिंह तोमर से थोड़ी देर बाद जुड़ूंगा जब अमृत तिवारी से बात हो जाएगी और मृगेंद्र पांडे से बात हो जाएगी। अमृत तिवारी जी, आज तो तोहफे का दिन है और खूब तोहफा मिला है और हमने यही लिखा था खबर में, डबल इंजन का डबल धमाका। छत्तीसगढ़ से लेकर देश के तमाम किसान खुश हैं और हम तो हरियाणा भी पहुंच गए, वहां के किसानों से भी खुशी पूछ ली, खुश हैं कि नहीं। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, अगर देखेंगे केंद्र सरकार की तरफ से जो यह पहल की गई है दिवाली के रूप में, एक सुपर गिफ्ट है न सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बल्कि किसानों के लिए भी। किसान अरसे से अगर देखा जाए तो अपनी स्थिति को लेकर के हमेशा जो है अपनी बात रखते रहे हैं और सरकार जो है समय दर समय इसको सुनती भी रही है। केंद्रीय कर्मचारी भी पिछले 9 महीने में जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है उसको लेकर के उन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए कुछ बेहतर करेगी और ये उम्मीद उनकी दोगुनी निकली है। मार्च में ही जो है केंद्र सरकार ने 4% जो है डीए केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ाया था और अब जो है 3% बढ़ा दिया है, यानी कि कुल महंगाई भत्ता 53% हो गया है। आप ऐसा समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की तनख्वाह 18,000 रुपए है तो उसकी सैलरी में, जो बेसिक सैलरी में 523 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है उसको स्लो डाउन करने में एक आम कर्मचारी जो उसको राहत मिलेगी। वहीं किसान जो है अपने आप को लेफ्ट आउट फील करता था, उसे भी एक तरह से कहा जाए कि जो देश की इकोनॉमी है उसके साथ उसके पैरेलल जोड़ा गया है कि भाई महंगाई का असर तो आप पे भी पड़ता होगा। इस लिहाज से उनकी फसलों के एमएसपी बढ़ा दी गई क्योंकि रबी की फसल अब कटाई होने जा रही है, गेहूं की भी बुआई होगी, तिलहन की भी होगी। इस दिशा में देखा जाए तो उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है कहा जाए कि एक कंफर्ट जोन सरकार ने तैयार किया है और ये बहुत ही वैज्ञानिक है। जैसा कि आप बता रहे थे खबर में ही कि सरसों का जैसे 210 रुपए रेट बढ़ा दिया गया है, चना का 210 बढ़ाया गया, सरसों का 300 बढ़ाया गया,
गेहूं में 150 की बढ़ोतरी की गई है। तो ये जो बढ़ोतरी है किसानों को और मध्य प्रदेश से आते हैं शिवराज सिंह चौहान। और श्याम जी, आप गायब हो गए थे, धोखा देकर चले गए थे। इस तरह की बेवफाई मत किया करिए, सीधे मुद्दे की बात। और ज्ञानेंद्र तिवारी से बेवफाई बहुत महंगी पड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। कृषि मंत्री हैं देश के, क्या असर है किसानों को तो लगातार हम सुना ही रहे थे। बाद में मैं आऊंगा मृगेन जी के पास, क्योंकि यहां तो डबल इंजन का डबल धमाका हुआ है। पहले आप बता दीजिए श्याम जी। देखिए, वाकई में ये बहुत बड़ी घोषणा है किसानों के लिए। आज जो किसानों को दिया गया दिवाली का एक तरह से बोनस है, दिवाली का एक तरह से ये तोहफा है जो उन्हें दिया गया है। यहाँ के किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और डबल इंजन की डबल सरकार जब इस तरह की घोषणा करती है तो स्वाभाविक, और वो भी दिवाली के पहले उत्सव जैसा माहौल है यहाँ पर पूरे प्रदेश में। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जो है मध्य प्रदेश की वो कृषि आधारित है, किसान खुश है और सरकार को दुआएं दे रहा है। चलिए, मैं समझ गया मध्य प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देगा, और बहुत धन्यवाद आपका, मैं समझ गया था। लेकिन यहां मृगेन जी, डबल इंजन का डबल धमाका, यहां तो विष्णुदेव सरकार ने भी दिल खोलकर धान का कटोरा कहा जाता है, और फिर दिवाली से पहले जेब में जब पैसा आए तो किसी नहीं अच्छा लगेगा। जी, निसंदेह धान के कटोरे में जो धान की खरीदी की तारीख थी वो सबसे बड़ा मुद्दा था। पिछले 10 दिनों से इसी पर राजनीति भी हो रही थी कि आखिर खरीदी की तारीख क्या तय होगी। इसके अलावा जो आज विष्णुदेव साय सरकार के कैबिनेट के फैसले हुए, उसमें सबसे अहम रहा पुलिस भर्ती में 5 साल की सीमा बढ़ाना, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पुलिस के जो भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले युवा थे वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर जाकर अपनी मांग कर रहे थे कि भाई पिछले 5 साल से जो भर्ती चल रही है, अटकी हुई है, उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा एक सिंबॉलिक जो सांकेतिक महत्व का बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, वो मीसाबंदियों को राजकीय सम्मान देने का हुआ है। अब छत्तीसगढ़ के मीसाबंदियों की मृत्यु होती है तो उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार 25,000 रुपये उनके अंतिम संस्कार के लिए राशि भी देगी। अभी तक उनको पेंशन मिल रही थी 10,000 से 25,000। तो ये जो बड़े फैसले हुए हैं वो कुल मिलाकर वही जो हमने बताया कि डबल इंजन का डबल धमाका। अमृत जी दिल्ली से आपका शुक्रिया, श्याम जी भोपाल से आपका शुक्रिया, और मृगेन जी रायपुर से आपका शुक्रिया। देखिए, जब ऐसे विस्तार से मेरे 3 दिग्गज दिखाई देते हैं ना तो मुझे बड़ा संतोष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, और अगली खबर क्या है? ग्वालियर में नौकर ने मार डाला। बताइए, नौकर। कल ग्वालियर डबल मर्डर से दहल गया। ग्वालियर में मां और बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, हड़कंप मच गया है। ग्वालियर में मां बेटी के डबल मर्डर केस में पुलिस ने खुलासा कर दिया। मां बेटी ने जिस युवक को कुछ दिन पहले नौकरी से निकाला था, उसने बदला लेने के लिए 3 दोस्तों के साथ हत्या की प्लानिंग की। सोचिए, नौकरी से निकाल देंगे तो मार डालेंगे। चारों आरोपी हैदराबाद के लिए निकलने वाले थे। इससे पहले पुलिस ने पकड़ लिया। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट आ गई है, फिर विस्तार से बात करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। डबल मर्डर से बड़ा खुलासा, 24 घंटे में सुलझी गुत्थी, सीसीटीवी से खुले कई राज। सीसीटीवी कैमरे में कुछ हमको संदिग्ध लोगों के फुटेज मिले। नौकर ने लिया बदला। उसके बाद जब इन्होंने प्रतिरोध किया, उसके बाद गला दबा के मार डाला इनको, और जो आर्टिकल्स, कुछ कैश और मोबाइल्स घटनास्थल से मिले उसको ये लूट के ले गए। चारों लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया है, और उसके बाद अभी हम उनसे और विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। ग्वालियर के हाउसिंग सोसाइटी की घटना है। ये इलाका पॉश माना जाता है। इसी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 322 में 80 साल की मां और 55 साल की बेटी का शव बरामद हुआ है। घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली थी तो बड़े अधिकारियों के साथ साथ फॉरेंसिक और डॉग स्पॉट मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने जांच शुरू की तो पास के सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध नजर आए थे। पड़ताल करने पर एक युवक इरफान निकला, जो मृतका रीना के ग्रोसरी स्टोर में डिलीवरी बॉय था। हिसाब में गड़बड़ी करने पर इरफान को रीना ने नौकरी से निकाल दिया था। बताइए, फिर कह रहा हूं, नौकरी से निकालने पर 2-2 जान ले लेंगे आप।
और अब इसी का इंतकाम लेने के लिए इरफान ने 3 दोस्तों के साथ प्लानिंग की और जिनके घर पर काम करता था उनको ही मार डाला। हमारे सहयोगी अनिल गौर की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको खबर समझने में आसानी होगी। रिपोर्ट दिखाइए। घटना का मुख्य आरोपी इरफान खान इसी दुकान पर काम करता था। आप देख सकते हैं कि ये मृतक रीना भल्ला की किराने की दुकान है और यहीं पर जो मृतक रीना भल्ला है यहाँ पर बैठती थी और नौकर के रूप में जो मुख्य आरोपी है इरफान खान यहीं पर रहता था। लेकिन 4 महीने पहले हिसाब में लगातार वो गड़बड़ी कर रहा था और इसी वजह से उसको हटा दिया। हटाने के बाद बस उसके सिर पर मौत का भूत सवार हो गया और वह कहीं ना कहीं बदला लेना चाहता था और उसके बाद उसने इन माँ और बेटी को मौत के घाट उतारने के लिए रणनीति रची और उसके बाद हालात ये हुए कि वो खुद और अन्य 3 साथियों के साथ बीते मंगलवार को यहां पर पहुंचा और मां बेटी को मौत के घाट उतार दिया। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ। 2 मर्डर से कॉलोनी वासियों में गुस्सा है, आक्रोश है। डबल मर्डर ग्वालियर के पौष इलाके की बहुत बड़ी घटना है। बताइए, नौकर ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। जिस इरफान को नौकरी पर रखा उसने ही मार डाला और केवल इसलिए कि हिसाब, ये तो सामान्य बात है कि हिसाब किताब में गड़बड़ी है, आप चोरी कर रहे हैं, आप वफादार नहीं हैं, आप ईमानदार नहीं हैं, आपको हम इससे ज़्यादा नौकरी में नहीं रख सकते। अरे नौकरी से निकालने पर क्या आप 2 लोगों की जान ले लेंगे? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसलिए नौकर ने ये जान ली है। मुझे लगा आपको सावधान करना चाहिए कि ऐसे लोग भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है, अगली खबर क्या है ये बता देते हैं। एसपी साहब के पास पहुंचे बजरंग बली। हैं कहां पहुंच गए हैं बजरंग बली? कहां के एसपी साहब हैं, कहां की खबर है? छतरपुर से एक तस्वीर आई है। भगवान की मूर्ति गोद में लेकर मंदिर के पुजारी एसपी साहब के जन सुनवाई में पहुंच गए हैं। एसपी साहब के पास बजरंग बली को लेकर क्यों पहुंचे हैं, ये थोड़ा रोचक लगा मुझे। जब मैं मीटिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि इस खबर को आपको दिखाना चाहिए। छतरपुर के कुलवारा गांव में भगवान को अपनी जमीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। अब सोचिए, इंसान की जमीन तो हड़पी ही जाती थी, छतरपुर में कुछ लोगों ने भगवान की जमीन ही हड़प ली और बजरंग बली 2 बार केस भी जीत चुके हैं। हे भगवान, 2 बार केस जीत चुके हैं, लेकिन जमीन पर अभी भी दबंगों का कब्जा है। अरे दबंग बजरंग बली से बड़े थोड़ी हैं। मंदिर के परेशान पुजारी आज हाथ में बजरंग बली को लिए एसपी साहब के पास पहुंच गए। ये रिपोर्ट देखिए। 2016 में जीत गए थे भगवान सेबलकोट से और 2022 में जीत गए, लेकिन आज तक पटवारी तहसीलदार से न्याय नहीं मिल रहा है। जो भी उनकी मांग है वो विधि के सम्यक क्रम में क्या बोलते उसकी जांच करके जो भी बेहतर होगा उसके लिए करें। 2016 से कलेक्टर के पास आ रहे और एसपी के पास आ रहे, लेकिन तो भी नहीं सुन रहे हैं। अब देखिए 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर में कैसे पुजारी जी अपनी गोद में हनुमान जी को लेकर खड़े हैं और दूसरी तस्वीर में एसपी साहब के सामने पत्र दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान की भी सुन लो एसपी साहब, भगवान की भी सुन लो। देखा आपने, हाथ में बजरंग बली हैं, चेहरे पर इंसाफ की आस है। पुजारी क्या कह रहे हैं ये आपको सुना दिया है, पुजारी क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुना दिया है विस्तार से। आगे बढ़ते हैं। हेमंत राजपूत और लखन राजपूत, ये 2 नाम हैं उन दबंगों के जिन पर पुजारी जी आरोप लगा रहे हैं। 8 साल तक इंसाफ नहीं मिला तो पुजारी जी बजरंग बली को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। बार बार आश्वासन मिल रहा है लेकिन इंसाफ नहीं। अब इस पर अधिकारी क्या कह रहे हैं ये तो सुनना जरूरी है। सुनाइए अधिकारी क्या कह रहे हैं। जैसे ही तत्संबंध में आपके द्वारा और मुझे संज्ञान में आया, मैंने दूरभाष पे संबंधित एसडीएम से बात की है। संबंधित एसडीएम को भी क्या बोलते उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई है। जो भी उनकी मांग है वो विधि के सम्यक क्रम में क्या बोलते उसकी जांच करके जो भी बेहतर होगा उसके लिए करेंगे। ठीक है, सुन लिया आप लोगों ने एक और आश्वासन। एडीएम साहब ने भी कह दिया है जांच करेंगे। 8 साल बीत गए एडीएम साहब और इन 8 सालों में कितनी बार यही कहा गया होगा, लेकिन अब तो पुजारी जी बजरंग बली को लेकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सुन लीजिए, इंसाफ करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। बलरामपुर, मनेंद्रगढ़ और कोरबा
रायपुर नहीं लिखा पाया, ये बड़ा हो जाता, रायपुर, सब मिला के 40 करोड़ से ज्यादा की ठगी है। कितने से ज्यादा? 40 करोड़ से ज्यादा। और कौन ठगा जा रहा है? आप। कैसे ठगे जा रहे हैं जानना चाहते हैं? आपको कैसे ठग लिया जा रहा है इस मोबाइल के चक्कर में, सब कुछ आज आपको विस्तार से बताऊंगा और सावधान करूंगा। क्योंकि आपके पास जब फोन आते हैं ना, हेलो, आप भी कहते हैं हाँ हेलो, आपकी लॉटरी लग गई, आए कितना पैसा? देखिए, आपको 10 लाख रुपए मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको आधार कार्ड भेजना पड़ेगा। आपसे आधार ही कार्ड मांगता है और तो कुछ मांगता नहीं, आप फंस जाते हैं चक्कर में। फिर कहता है देखिए आधार कार्ड के बाद आपको खाते में पैसा जमा करने के लिए खाता नंबर दे दीजिए, खाता नंबर भेज देते हैं। फिर कहता है कि देखिए ऐसा है कि एक पिन आया होगा आपके पास। फिर आप कहते हैं अच्छा है, हाँ आया है, पिन आया है साहब, आया है। फिर क्या होता है? वो पिन नंबर बताइएगा जरा, फिर आप पिन बता देते हैं और फिर क्या होता है? 40 करोड़ की ठगी। छत्तीसगढ़ में बहुत ठगी हो रही है। जाल बिछाकर ठग करोड़ों रुपए उड़ा ले रहे हैं। लालच के चक्कर में कई लोगों की कमाई चली गई। बहुत बड़ा मामला सामने आया है, इसलिए आपको सावधान करने के लिए ये रिपोर्ट दिखा रहा हूं। कई लोग शिकार हुए हैं, पूरी खबर आपको बताना पड़ेगा, सावधान करना पड़ेगा, कहीं आप ना शिकार हो जाएं। इसलिए चलिए आपको पूरी खबर बता देता हूं। लोगों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन किट यानी कि APK फाइल के जरिए ठगा जा रहा है। ये देख लीजिए, ये जो फुंतड़ू बना हुआ है हरा हरा, APK फाइल के जरिए ठग लोगों की पूरी जानकारी लेकर बैंक अकाउंट खाली कर दे रहे हैं, रफू चक्कर हो जा रहे हैं। इसके अलावा ठग आम लोगों को अलग अलग तरह का लालच भी देते हैं। कभी पैसे डबल करने का, बता ही रहा था मैं आपको, कभी शेयर मार्केट के जरिए कम समय में अमीर बनाने का। ठगों के चक्कर में पड़कर लोग अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। ऐसे ही 2 मामले आपको बताता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि 40 करोड़ का आंकड़ा कहां पहुंचा। दोनों मामले छत्तीसगढ़ के हैं। पहला मामला बलरामपुर का है, जहां 30 गांव के करीब 300 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी हुई थी। खबर दिखाई थी मैंने। और ये ठगी कितने रुपयों की थी जानते हैं आप? जानते हैं? 300 लोगों से करीब 10 करोड़ से ज्यादा रुपए ठग लिए गए थे। 10 करोड़ से भी ज्यादा। बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई साहब, 10 करोड़। कई लोग अपनी सालों की जमा पूंजी गंवा बैठे थे। दूसरा मामला राजधानी रायपुर का था। 10वीं और 12वीं पास लड़कों ने डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े व्यापारियों के साथ ठगी की थी। इन लोगों से कुल 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई थी। 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई थी। इन आरोपियों ने लोगों को शेयर ट्रेडिंग करके करोड़पति बनाने का लालच दिया था। इन लोगों के ठगे पैसों से आरोपी ऐश की जिंदगी जी रहे थे। आगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आपको सावधान करती ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। दिखाइए रिपोर्ट। जिले के 30 गांव के लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उनसे ठगी कर लिया गया है। चांदी कुड़ती है तो सोना कुड़ती है, अंतफगास्ता करके थी। सब लोग लगा रहे हैं तो मैं भी सोचा कि लगा दूं, इसमें भी अपना घर बन जाएगा। इसमें अब कहाँ बनेगा, सब तो पार हो गया। शेयर ट्रेडिंग और गूगल रिव्यू टास्क के नाम से ठगी की जा रही थी। ग्रुप बनाते थे, ग्रुप में लोगों को जोड़ते थे, उसके बाद उनको पैसा लगाने के लिए बोला जाता था। बार बार पैसे की मांग की जाती थी। वो अपना जो ग्रुप है उसको से डिलीट कर देते थे और अपना साइट को भी बंद कर देते थे। कर करके मैंने टोटल 6,50,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया। फिर उन्होंने ऐप ही बंद कर दिया, ऐप ऑपरेट ही नहीं होता है अब। एक बात जान लीजिए भाई साहब, एक बात बहुत ईमानदारी से जान लीजिए, बता दे रहा हूं, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होगा फोन घुमाओ और जेल ही जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में ठगी को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इन आंकड़ों को विस्तार से समझाना बहुत जरूरी है और अगर आप सीधे मुद्दे की बात देख रहे हैं तो आपको सावधान किए बिना मैं सो नहीं सकता। सब कुछ जानना है तो ये आंकड़े देख लीजिए, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी के आंकड़े बहुत बड़े हैं। छत्तीसगढ़ में हर महीने लगभग 1,187 लोग
ठगे जा रहे हैं भाई साहब, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पिछले 6 महीने में ठगी के कुल 7,120 केस सामने आए हैं। कितने? 6 महीने में 7,120 केस ठगी के सामने आए हैं। पुलिस ने ठगी के 825 मामले दर्ज किए हैं और 691 मामलों में अभी जांच जारी है। और जानते हैं 1800 मामले तो केवल राजधानी रायपुर में ही सामने आए। 1800 मामले। ये राजधानी रायपुर की स्थिति है, सोचिए क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है प्रदेश में। ठगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। ठगों के निशाने पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों की बहुत बड़ी आबादी है। राजधानी रायपुर के साथ बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, हमारा जिला और कोरबा जिले से ठगी की कई घटनाएं हुई हैं। इन तीनों जिलों में करीब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई है। कितनी? बताया था ना आपको, 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी। सोचिए 40 करोड़, मेरे बगल में चल रहा है, देख लीजिए। ये सभी ठगी साइबर फ्रॉड के जरिए किए गए हैं। साइबर फ्रॉड जो मैं आपको शुरू में बताया था, फोन कॉल करके जो कहते हैं ना पैसा डबल हो जाएगा। आपको लगता है ठीक है 100 का 200 हो जाएगा, दे दो भैया, लो पिन कोड आया दे दो। ना भैया ना, ऐसा ना करना। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों को ठग निशाना बना रहे हैं सबसे ज्यादा। इसके अलावा लोगों को डरा धमका कर भी ठगी की जा रही है। मिलती जुलती शक्ल और आवाज निकालकर लोगों से फ्रॉड के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऑनलाइन गेम्स और APK ऐप के जरिए ठग लोगों की जानकारी निकाल ले रहे हैं और लोगों से ठगी कर रहे हैं। साइबर फ्रॉड से बचाव को लेकर क्या कह रहे हैं साइबर एक्सपर्ट मोहित साहू, सुन लीजिए। थोड़ी सावधानी बरतिएगा, इनकी सलाह मान लीजिएगा, नहीं तो पैसा ले उड़ेंगे ठग। सुन लीजिए। बेसिक हाइजीन यही होता है कि आप कोई भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, तो एक बार URL चेक करें। अगर APK फाइल आ रही है तो आप APK फाइल को, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे मिलते हैं वायरस टोटल, ये ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जा करके इन फाइल्स को डायरेक्टली अपलोड करेंगे और आपको ये तुरंत बता देगा उसमें वायरस है या नहीं है। प्ले स्टोर से ही चीज़ें डाउनलोड करें जो ऑथेंटिक है, और या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी, आधिकारिक वेबसाइट किसी जैसे गवर्नमेंट की है .gov.in, वैसी जगहों से डाउनलोड करें। बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है, बहुत बड़ी समस्या ये साइबर फ्रॉड। बच के रहिए, बच के रहिए भाई साहब, बच के रहिए। लालच बुरी बला है, लालच में मत पड़िए। शॉर्टकट के जरिए अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। मेहनत कर रहे हैं 24-24 घंटे, आप भी करिए। ठगों से सतर्क रहिए ताकि आपके जीवन भर की कमाई कोई ठग उड़ा न ले जाए। सावधान करना था, इसलिए आपको यह खबर दिखा रहा हूं। आपकी चिंता थी, इसलिए सब कुछ विस्तार से बता रहा हूं। आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए और अगली खबर क्या है ये देख लीजिए। सूरजपुर हत्याकांड में NSUI जिला अध्यक्ष गिरफ्तार। देख लीजिए, गाड़ी आई थी NSUI के जिला अध्यक्ष की, तब इस पर खूब सियासत हुई थी, खूब राजनीति हुई थी। जिस घटना को लगातार 2 दिनों से आपको दिखा रहा हूं, हजारों लाखों लोग देख रहे हैं विस्तार न्यूज। इस घटना की एक एक अपडेट केवल विस्तार न्यूज इतने विस्तार से दिखा रहा है, इसलिए आप भरोसा कर रहे हैं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज पर। जिस घटना से पूरा सूरजपुर दहल गया था, पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे थे, उस घटना में आज कई खुलासे हुए हैं, कई खुलासे हुए हैं। सूरजपुर में मां और बेटी को मारने वाले कुलदीप साहू केस में आज बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। क्या खुलासे हुए हैं जानना चाहते हैं? विस्तार से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐसी ऐसी जानकारी बताई है कि सुनकर आप दंग हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। सूरजपुर में हुए डबल मर्डर से जुड़ा हर एक पहलू आपको बताऊंगा। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्ची को किसने मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, इस जघन्य हत्याकांड में कौन कौन शामिल था, इस घटना की पूरी परत खोलूंगा और सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख माफ कीजिएगा कि पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। फिर लाश को घर से दूर ले जाकर खेत में फेंक दिया गया था। इस घटना से पहले 2 पुलिस वालों पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया गया, जिसमें एक पुलिस वाला बुरी तरह से झुलस गया। इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने के बाद आरोपी कुलदीप साहू फरार हो गया। यह खबर मैंने आपको दिखा दी। पुलिस ने घंटों खोजबीन की, यह भी मैंने आपको बता दिया। कई टीमें लगाई गई, ये सब कुछ दिखा रहा हूं। कई जगह छापेमारी हुई, मेरा रिपोर्टर ग्राउंड से बता रहा है। तब जाकर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर से गिरफ्तार किया। सबसे पहली खबर विस्तार न्यूज ने दिखाई। रात भर आरोपी से पूछताछ की गई, अपडेट हमने दिखाया, जिसमें कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। देखिए, खून के जो
किसान हैं यहाँ पे देखिए। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी का जो हत्यारा है उसे बलरामपुर से लेकर पुलिस सूरजपुर पहुंच चुकी है। मुख्य आरोपी कुलदीप साहू और अन्य 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। एक विशेष जांच दल का गठन किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों की इसमें प्रकरण में कोई लापरवाही थी अथवा संलिप्तता थी, इसकी सूक्ष्मता से जांच की जाएगी। बहुत बड़ी घटना थी। पूरे सूरजपुर का माहौल खराब हो गया था। जिस बच्ची और उसकी मां की हत्या को लेकर पूरा सूरजपुर जल उठा था, उस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाला कुलदीप साहू अकेले नहीं था। अब यहां से शुरू होती है आज की कहानी। अब तक जो बताया वो आप जान चुके हैं, लेकिन नई कहानी क्या है, नया मोड़ क्या है, नया एंगल क्या है, राजनीतिक कनेक्शन क्या है, ये सब आपको विस्तार से अब बताने जाने वाला हूं। उसके साथ 4 और लोग थे। इन लोगों के साथ मिलकर कुलदीप साहू ने इस डबल मर्डर को अंजाम दिया था, साजिश रची थी। ये आरोपी कौन कौन थे और इनकी क्या भूमिका थी, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहा हूं, सब कुछ दिखा रहा हूं, देख लीजिए। इस पूरी घटना का पहला मुख्य आरोपी कुलदीप साहू है। कुलदीप साहू एक आदतन अपराधी है। इस पर कुल 27 मामले दर्ज हैं और इसे जिला बदर भी किया जा चुका है। इसने मां बेटी की चाकू मारकर हत्या की और शव को खेत में फेंक दिया। इस घटना का दूसरा आरोपी चंद्रकांत चौधरी उर्फ सीके चौधरी है। ये NSUI का सूरजपुर जिला अध्यक्ष है। इसने मर्डर से लेकर शव को फेंकने में कुलदीप साहू का साथ दिया। साथ ही चंद्रकांत चौधरी ने 10 लीटर पेट्रोल भी कुलदीप साहू को भगाने के लिए मुहैया करवाया। तीसरा मुख्य आरोपी रिंकू सिंह है, जिसने मर्डर करने से लेकर शव को फेंकने में अहम भूमिका निभाई। इन तीनों मुख्य आरोपियों के अलावा RN विश्वकर्मा उर्फ गोल्डी ने मर्डर के बाद अपनी टी-शर्ट आरोपी को पहनने के लिए दी, ताकि कुलदीप साहू भागने में कामयाब हो सके। और आरोपी सूरज साहू ने कुलदीप साहू को भागने के लिए गाड़ी दिलवाई। मामले को लेकर, इस पूरे मामले पर जो आज खुलासा किया है रेंज के IG अंकित गर्ग ने, वो क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। लगातार हमारी टीम उसको ट्रेस कर रही थी और फिर उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रिंकू सिंह, सीके सिंह और कुलदीप साहू की हत्याकांड में मुख्य भूमिका है। गोल्डी साहू की भूमिका भी हत्याकांड और उससे रिलेटेड जो घटनाएं हैं उसमें उसकी भूमिका पाई गई है। एक अन्य आरोपी सूरज साहू, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, उसके द्वारा आरोपी को भागने में मदद की गई है और इस बात के सबूत मिले हैं। प्रकरण में अभी विवेचना जारी है। इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल चल रही है। इस घटना को लेकर सूरजपुर पुलिस पर भी कई आरोप लग रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि आरोपियों को पुलिस का संरक्षण मिला था, जिसके बाद IG अंकित गर्ग ने एक विशेष जांच दल का गठन किया। यह जांच दल पुलिस की तरफ से हुई लापरवाही और संलिप्तता को लेकर जांच करेगी और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। इन आरोपियों ने यह डबल मर्डर क्यों किया और पूरा घटनाक्रम क्या है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि आज मैंने आपको वादा किया है कि विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। दरअसल आरोपी कुलदीप साहू हेड कांस्टेबल तालिब शेख की कार्रवाई से परेशान था, जिसके चलते कुलदीप साहू हेड कांस्टेबल तालिब शेख से रंजिश रखता था। पुलिस है, पुलिस तो अपना काम करेगी, आप गुस्सा हो जाइए तो क्या मार डालेंगे। उस दिन कुलदीप साहू अपने दोस्त रिंकू सिंह, चंद्रकांत और गोल्डी के साथ पुराना बस स्टैंड पर मौजूद था। जब कांस्टेबल घनश्याम कुलदीप को पकड़ने गए तो उसने कांस्टेबल के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया, जिसमें कांस्टेबल घनश्याम बुरी तरह झुलस गए। इस दौरान उसने पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की भी कोशिश की। सब कुछ घटनाक्रम विस्तार से बता रहा हूं। फिर जब पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस वालों पर फायरिंग करते हुए कुलदीप साहू भाग निकला। इसके बाद
रात में वह हेड कांस्टेबल तालिब शेख के घर पहुंचा। वह कांस्टेबल तालिब शेख की हत्या करना चाहता था, लेकिन घर पर तालिब शेख के ना मिलने पर उनकी पत्नी और बच्ची को बेरहमी से मार डाला। ये घटना बहुत बड़ी थी, जिसके बाद इस मामले पर खूब राजनीति भी हुई। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए, जिस पर सरकार की तरफ से पलटवार भी किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कुलदीप साहू के पॉलिटिकल कनेक्शन को लेकर सामने आई है। इस घटना को अंजाम देने के लिए कुलदीप साहू ने जिस गाड़ी का प्रयोग किया था, उस पर बड़े बड़े अक्षरों में जिला अध्यक्ष NSUI लिखा हुआ था। इस घटना में कुलदीप का मुख्य रूप से साथ देने वाला आरोपी चंद्रकांत चौधरी खुद सूरजपुर NSUI का जिला अध्यक्ष है, और इसी चंद्रकांत चौधरी ने घटना के दिन एक वीडियो बनाया था और वीडियो में कहा था कि कुलदीप साहू का NSUI से कोई संबंध नहीं है। वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए। आज तक मैंने जितनी भी नियुक्ति जारी की है उसमें कुलदीप साहू का नाम कहीं पे अंकित नहीं है, जिसमें बार बार परेशान किया जा रहा है, भाजपा सरकार द्वारा दबाव दिया जा रहा है। जितनी भी नियुक्ति पत्र हैं उसमें कुलदीप नाम साहू कहीं पे अंकित नहीं है। ये जबरदस्ती भाजपा सरकार द्वारा हम कांग्रेस वासियों को जबरदस्ती अंधेरे में ढकेला जा रहा है। कितना शातिर है ये चंद्रकांत चौधरी। पूरी घटना में शामिल था और अनजान बनकर वीडियो भी जारी कर दिया और विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा था। समझ रहे हैं, विपक्ष बनकर सरकार पर, जबकि घटना में खुद NSUI का जिलाध्यक्ष शामिल था। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं CM विष्णुदेव साय और पूर्व CM भूपेश बघेल, सुन लीजिए, सुनाइए। ये बदले की भावना से सब कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पास ताकत है, सत्ता की ताकत है, इसके कारण से आप दुरुपयोग कर रहे हैं और इस दुरुपयोग के कारण से लोगों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है, जिसकी परिणति इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। अपराधी कोई भी हो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। वो भी पकड़ में आ गया है। अपराधी कितने दिनों तक छिप के रहेंगे? एक न एक दिन तो उनको पकड़ में आना ही है और हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं अपराधी कहीं भी हो पकड़ा जाएगा। घटना बहुत दुखद है, आहत करने वाली है, इसलिए कह रहा हूं मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ होना चाहिए तो अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई, अपराधियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर कोई इस तरह का जघन्य अपराध ना कर सके। ये थी सूरजपुर की पूरी कहानी जो मैंने आपको बता दी। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं, कोई खबर बताना चाहते हैं तो X पर, Facebook पर, YouTube पर और Instagram पर चले जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई साहब मैं तो WhatsApp करना चाहता हूं, तो नंबर दिखा दीजिए भाई, 8282824982 पर अपनी खबर भेज दीजिए। पूरी कोशिश रहती है हमारी टीम की कि आपकी समस्या को 8 बजे सीधे मुद्दे की बात में दिखाएं, और नहीं तो इतने सारे शो चलते हैं विस्तार न्यूज़ में, दिन भर आपकी समस्या को कहीं ना कहीं हम जगह देते हैं ताकि आपको न्याय मिले। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।